पिछली दिवाली से इस दिवाली तक कमोडिटी मार्केट्स ने आपको बम्पर मुनाफा बना कर दिया है। चाहे बात सोने चांदी की करें या बेस मेटल्स की या फिर क्रूड और एग्री कमोडिटीज की, हर जगह शानदार मुनाफा देखने को मिला है। लेकिन इस दिवाली कहां निवेश करें जिससे अगली दिवाली तक भी शानदार रिटर्न्स मिल सकें? क्या अगली दिवाली तक सोने चांदी की चमक बढ़ेगी या फिर एग्री कमोडिटीज अगली दिवाली तक आपको शानदार मुनाफा बनाकर देंगे? दिवाली पर हम आपके लिए लेकर आए हैं खास शो शुभ निवेश कमोडिटीज। इस शुभ मुहूर्त पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह, आनंद राठी के नवीन माथुर, एक्सिस सिक्योरिटीज के सुनील काटके और मोतीलाल ओसवाल के किशोर नार ने। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुरुआत पहले करना चाहेंगे सोने चांदी से, क्योंकि इस साल में हमने रिकॉर्ड हाई सोने और चांदी दोनों में ही बनते हुए देखे हैं। भारतीय बाजारों में काफी सारे फैक्टर्स रहे हैं जो हम पूरे साल में डिस्कस भी करते रहे हैं। और पिछली दिवाली अगर आपने सोना खरीदा होता तो आपको 35 से 40% के गेन्स देखने को मिलते और चांदी में भी काफी हद तक वही सिनेरियो हमने बनते हुए देखा है। लेकिन कुणाल, आपसे शुरुआत करेंगे और जानेंगे क्या अब भी यहां पर सोना खरीदना चाहिए? क्या अगले एक साल के लिए भी इस तरह की बुलरन जारी रहेगी? देखिए, अभी फिलहाल हमने गोल्ड और सिल्वर में जो करेक्शन आते हुए देखा है, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ ये जो वैक्सीन फाइजर ने निकाली है जिसकी इफेक्टिवनेस 90% है, और उसके कारण एक मैसिव जो रिस्क सबको जो रिस्की ट्रेड लग रहा था, तो वो सब गोल्ड लेके बैठे थे कि वर्ल्ड में क्या होगा कोविड-19 को चलते हुए। पर वो फिलहाल वो ट्रेड ईज होता हुआ नजर आ रहा है। सो मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि 48,500 या 48,000 तक के लेवल्स, अगर जब वैक्सीन आ भी जाती है, सबको लगनी चालू हो जाती है, तब नीचे इतना ही सोना आ सकता है। पर आगे सोना का आउटलुक बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसका मेन रीजन यही है कि जो मॉनेटरी बेस है, सेंट्रल बैंक्स जो लिक्विडिटी प्रिंट कर रहे हैं $13.5 ट्रिलियन, और ये दिसंबर और जनवरी महीने में बैंक ऑफ जापान, यूरोपियन सेंट्रल बैंक और यूएस फेडरल रिजर्व मिलके तकरीबन $2 से $2.5 ट्रिलियन की और लिक्विडिटी आने वाली है। सो एक बाजू में केसेस बढ़ते जा रहे हैं यूरोप और यूएस में। सो मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड में कोई मंदी आएगी। ये जो भी आपको फॉल आता है ऑन अकाउंट ऑफ वैक्सीन, जो सेंटिमेंट थोड़ा इंप्रूव होता है वैक्सीन के न्यूज आते ही, ये फॉल में गोल्ड को आपको अक्यूमुलेट करना चाहिए। मुझे नेक्स्ट साल भी गोल्ड कंजर्वेटिवली 12 to 15% रिटर्न तो देगा ही देगा, और सिल्वर 18 to 20% रिटर्न देगा। सिल्वर में सप्लाई साइड वीक है, और अगर डिमांड देखेंगे तो सोलर से बहुत ही ज्यादा आ रही है। तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में मुझे एक साल दिवाली टू दिवाली 15% गोल्ड और 18 से 20% सिल्वर में रिटर्न मिलेगा, ऐसा लग रहा है। यानी कि नए हाईज यहां पर बनते हुए नजर आएंगे सोने में तो पक्के तौर से, और चांदी में भी यहां पर बढ़त की उम्मीद है। तो खरीदारी आप सोने चांदी में यहां पर जारी रखिए। किशोर, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या व्यू है और किस तरह के लेवल्स आप बनता हुआ देखेंगे अगले 12-18 महीनों में? मनीषा, गुड आफ्टरनून, और आई थिंक दर्शकों के लिए, सबके लिए दिवाली का शुभकामनाएं। बेसिकली यहाँ पे जैसा कुणाल ने बताया कि वैक्सीन एक चीज है। आई थिंक अभी जैसा फाइजर का वैक्सीन आया, एक और आई थिंक मॉडर्ना का जो वैक्सीन है, आई थिंक अगले हफ्ता 10 दिन में उसका भी कुछ अनाउंसमेंट आ सकता है, उम्मीद है। प्रॉबेबली न्यूज जो है वो मार्केट को वॉलेटाइल बनाएगा, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बने रहेगा, बट लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो आई थिंक अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसीज, स्पेशली मतलब लोअर इंटरेस्ट रेट्स और बहुत हाई लिक्विडिटी सिस्टम में, और मनी प्रिंटिंग जो है वो बरकरार रहने वाला है कम से कम अगले 1.5 से 2 साल तक। आई थिंक 2023 से पहले मुझे नहीं लगता है कि कहीं ये पॉलिसी में रिवर्सल होगा। सो तब तक आपको गोल्ड के लिए लो कॉस्ट कैपिटल एसेट रिटर्न्स को चेस करता रहेगा। दूसरी साइड जितना फास्ट और तेजी से इकोनॉमी रिकवरी करते रहेगा, उतना ही तेजी से आपको इन्फ्लेशन भी अटैक करने का एक डर जो है वो पैदा रहता है। तो सो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस जो बोलते हैं वो फर्म अप होने का आशंका है। सो हायर इन्फ्लेशन और लोअर इंटरेस्ट रेट्स इज ए परफेक्ट रेसिपी फॉर ए गोल्ड बुल रन। तो मेरे हिसाब से गोल्ड का तेजी, आई थिंक पिछले साल जो 30-35% के आसपास का जो रैली मिला है, शायद उतना बड़ा रैली शायद ना मिले, बट आई थिंक हर डिप्स में मतलब 48-49,000 का जो भी डिप्स मिलता है, तो यहाँ पे हमेशा हम लोग बोल रहे हैं
कि लगातार आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, बट मेरे हिसाब से 20 से 25% का रिटर्न्स आपको आसानी से मिल सकता है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जस्ट ऑन द बैक ऑफ द करंट लिक्विडिटी सिचुएशन। तो जिससे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोने की यहाँ पर और बुलिशनेस यहाँ पर हमारे पैनल पे बनती हुई नजर आई है। नवीन, आपका क्या मानना है? कुणाल कह रहे हैं 15% के गेन्स देखने को मिल सकते हैं, किशोर कह रहे हैं 20-25% तक भी ये तेजी रह सकती है। आप किस तरह के लेवल्स वॉच करेंगे अगले साल के लिए? मनीषा, सबसे पहले तो आपकी सारी टीम को और जो भी व्यूअर्स हैं उन सबको दिवाली और धनतेरस की शुभकामनाएं। मुझे लगता है कि जो फैक्टर्स हैं वो ज्यादातर डिस्काउंट हो चुके हैं। जब हमने रैली देखी है तकरीबन 56,190 के आसपास अगस्त 7 को, तो दैट वाज एन ऑल टाइम हाई इन इंडियन मार्केट्स एंड एट द सेम टाइम द इंटरनेशनल मार्केट्स टच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑन द सेम डे। डेफिनेटली मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा किशोर ने कहा, लूज रहेंगी। वैक्सीन और जो कोरोना वायरस के लिए, इसके कोविड-19 के लिए जो भी मेडिकल सॉल्यूशंस है, मुझे लगता है कि आने वाले साल में फर्स्ट क्वार्टर तक वी विल सी सम पॉजिटिव होप्स। वी हैव सीन Pfizer's research coming out saying that it has tested very positive for this pandemic. So I think overall trend जो है थोड़ा सा bullish है, बट लेकिन जो हमने हाई देखे हैं मनीषा, तकरीबन 56,000 के, वो मुझे लगता है कि उन्हीं के आसपास के स्तर दोबारा से एक बार ही देखे जा सकते हैं, but nothing beyond that. I think the overall economy by end of the next year, second half of the next year, would come to little normal. So therefore, the risk-averse demand of gold would not be too great. At the same time, the Indian market demand also on the physical side पे जो demand रहती है अपनी, वो भी काफी कम रही है इस साल. We all know the reasons, and एक तो भाव बहुत ज्यादा थे, particularly lockdown and all those issues. So I think the trend remains definitely bullish, but I don't think so that the prices will move beyond 56,000 till next Diwali. Means it will be kind of a range of around 50 or 49 on the lower side or 48 on the lower side, to an extent of around 54, 55, max 56 on the Okay. So नवीन, अब तक आप इस पैनल पे थोड़े कंजर्वेटिव नजर आते हैं सोने चांदी की बढ़त को लेकर, लेकिन सुनील आपसे जानना चाहेंगे, सभी का ध्यान यहाँ पर सोने की तरफ है। चांदी और सोने में से अगर आपको यहाँ पर चूज करना हो तो आप कहाँ पर बेहतर रिटर्न्स देखेंगे? क्योंकि पिछले एक साल में 32% के गेन सोने में, तो 40-42% के गेन्स हमने चांदी में बनते हुए देखे। मनीषा जी, मुझे लगता है कि सिल्वर ज्यादा वॉलेटाइल काउंटर रहेगा, क्योंकि सिल्वर एक छोटा मार्केट है। अगर गोल्ड से कंपेयर करें तो गोल्ड के मुकाबले 5 गुना छोटा मार्केट है, तो वो बहुत ही जल्दी कोई भी न्यूज को रेस्पॉन्ड करता है, तो वो वॉलेटाइल रहेगा। जैसे हमने अभी भी देखा 75-76,000 तक का लेवल छुआ, और उसके बाद हमने फिर 60,000 का सब 60,000 लेवल्स भी हमने देखे। अभी तकरीबन 62-63,000 के रेंज में ये सरवाइव कर रहा है। तो मुझे लगता है थोड़े जो मतलब अग्रेसिव रिटर्न जो चाहते हैं, वो मुझे लगता है कि सिल्वर की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है फिर से 75,000 से 80,000 तक का रेंज देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर ग्लोबल लेवल पे मुझे लगता है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा फोकस करेंगे, सोलर एनर्जी पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहेगा। तो उसके चलते मुझे लगता है कि इवन सिल्वर फ्रंट पे फिजिकल डिमांड बढ़ेगा, और इवन सिल्वर को एज ए प्रेशियस मेटल के कैटेगरी में एज ए सेफ हेवन के तौर पे भी देखा जाता है गोल्ड के साथ। तो गोल्ड में भी मुझे लगता है, क्योंकि ये 35-40% रिटर्न इस साल में दे चुका है, तो मुझे नहीं लगता है कि सेम सॉर्ट ऑफ रिटर्न्स वी आर गोइंग टू एक्सपेक्ट इन द कमिंग ईयर, क्योंकि इट विल बी काइंड ऑफ डबलिंग इन 2 years टाइम, जो कि डिफिकल्ट होगा एक्सपेक्ट करना। मुझे लगता है कि 10 से 12% अप्रिसिएशन गोल्ड के प्राइसेस में हमें देखने को मिल सकता है। जो अगस्त में हमने 56,200 तक का लेवल देखा था डोमेस्टिक मार्केट में, और यूएस फ्रंट पे $2,075 तक का हमने देखा था, मुझे लगता है $2,100 तक का एक बेस बना सकता है अगले साल तक। तो मेरा व्यू नवीन जी के व्यू से थोड़ा मैच करता है। मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड 56,000 से लेके 56,500 लेवल को सरवाइव कर सकता है अगले साल तक, बट चांदी थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल रहेगा, वो न्यूज को ज्यादा तेजी से रेस्पॉन्ड करेगा। तो चांदी के फ्रंट पे मुझे लगता है थोड़ा जो रिस्की ट्रेडर्स हैं, जिनका रिटर्न एक्सपेक्टेशन हाई है, मुझे लगता है उनको 75,000 से लेके 80,000 का एक टारगेट लेके
चांदी में निवेश कर सकते हैं। तो जो सेफर बेट चाहते हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट करें। 10 से 15% से तकरीबन रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चांदी में मुझे लगता है थोड़े रिस्कियर ट्रेडर मुझे लगता है कि 80,000 के टारगेट से निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सोने में आपको निवेश यहां पर बना के रखना चाहिए क्योंकि भाव आगे चढ़ेंगे। कितना बढ़ सकते हैं, कैसी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ये ऑफ कोर्स अभी भी बाजार को अनसर्टन है, लेकिन चांदी में यहां पर ज्यादा वॉलेटिलिटी और बेहतर गेन्स की उम्मीद आगे भी है। आगे बढ़ते हैं और बात अब मेटल्स की करते हैं क्योंकि यहां पर भी कारोबारियों ने काफी मुनाफा कमाया है। अगर हम मार्च और अप्रैल के लोज देखें और जहां हम आज खड़े हैं, करीबन 25 से 45% तक के गेन्स हमने काफी सारे बेस मेटल्स में आते हुए देखे हैं। किशोर, आप यहां पर किसके ऊपर बेट करना चाहेंगे? आपको कहां लगता है तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉपर, निकल, जिंक यहां पर काफी आउट परफॉर्मर्स रहे हैं? Manisha, as we reopen the economies, I think कॉपर और निकल जो खास करके ये दोनों मेटल्स में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि इसमें अगले साल काफ़ी अच्छा तेजी देख सकता है। यहाँ से अगले 6 से 8 महीना, इवन 12 महीने का अगर व्यू लेके तो प्रॉब्ली कॉपर जो है 630 रुपए के बीच में जो है वो टारगेट्स आप देख सकते हैं। सो 610 to 630 इज पॉसिबल। निकल मेरे हिसाब से 17,000 के ऊपर जा सकता है, तो मेरे हिसाब से 17,000 से 17,800 के आसपास का जो लेवल से निकल में देख सकता है। सो आई थिंक एज एन इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्ट करना चाहता है मेटल में, इधर आप प्रेफर कर सकते हैं कॉपर और निकल को, या जो MCX का भी जो रिसेंटली मेटल इंडेक्स जो लॉन्च किया, आई थिंक मेटल इंडेक्स में भी आपको कंपैरेटिवली लेसर रिटर्न्स मिलेंगे बट वॉलेटिलिटी कम मिलेगा। बट अगर इफ यू वांट अ स्पेसिफिक मेटल, प्रॉब्ली आई वुड लाइक टू हैव निकल एंड कॉपर। सुनील, आप किस मेटल्स को यहाँ पर तवज्जो देंगे? क्लियरली कॉपर इस साल की शुरुआत से यहाँ पर फेवरेट बेट रहा है ग्लोबल बैंक्स का भी, और हमने वो परफॉर्मेंस भी आते हुए देखी है। ईशा जी, मुझे लगता है जो इन्वेस्टर रहेंगे वो वॉलेटिलिटी को ट्रैक करते होंगे, और अमॉन्ग द बेस मेटल्स मुझे लगता है कॉपर और निकल ये है आउट परफॉर्मर्स माने जाते हैं। और इवन फ्यूचर भी अगर हम देखें तो फंडामेंटली मुझे लगता है कॉपर एक ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटर के तौर पे देखा जाता है। अभी कोविड वैक्सीन के आने से और इवन मॉनेटरी पॉलिसी इतने अल्ट्रा लूज हैं, इजीली लिक्विडिटी अवेलेबल है, स्टिमुलस पैकेजेस की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉपर और इवन निकल जो है आउट परफॉर्मर हो सकते हैं अमॉन्ग द बेस मेटल पैक। इवन जिंक भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो प्राइसेस जस्टिफाइड है करंट फंडामेंटल्स के बेसिस पे। बट कॉपर में और निकल में मुझे लगता है आने वाले समय में जो इकोनॉमिक रिकवरी का जो ग्रोथ का जो स्पीड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर वो वैक्सीन इमीडिएट बेसिस पे सबको रीच हो जाता है, तो मुझे लगता है कॉपर के प्राइसेस में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ग्लोबल लेवल का वो रिफ्लेक्ट करेगा। मुझे लगता है कि कॉपर 500 के रेंज में एक डिसेंट एंट्री बनेगी। एक साल का अगर व्यू देखे चलते हैं तो 575 से लेके 580 तक का हम देख सकते हैं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें। और अगर हम LME की बात करें तो मुझे लगता है कि $6,500 के रेंज में एक अच्छा एंट्री लेवल बनता है, और मुझे लगता है 8,500 तक का भी लेवल जो है LME पे छू सकता है। निकल फ्रंट पे मुझे लगता है तकरीबन जैसे किशोर जी ने बताया, मुझे लगता है कि ये तकरीबन 20,000 से $22,000 तक का लेवल जो है LME पे छू सकता है। और डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि 1100 के रेंज में एक अच्छा एंट्री बनता है, और इन अ वे मैं बोलूं तो 1350 से लेके 1400 तक का लेवल जो है डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन 12 महीने का पर्सपेक्टिव से टच कर सकता है। तेजी यहां पर मेटल्स में भी बरकरार रह सकती है। कॉपर, निकल, जिंक पे आपकी नजर रहनी चाहिए, स्पेशली कॉपर और निकल में, जहां पर इस साल भी जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं हमने काफी बेहतर रिटर्न्स आते हुए देखे हैं। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज की भी, क्योंकि ये साल इस सेक्टर के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहा है सरकार के रिफॉर्म्स के हिसाब से, और मांग और फसल के हिसाब से भी उस पर करेंगे बात। आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुभ निवेश कमोडिटीज और एग्रीकल्चर एज अ स्पेस में भी हमने यहाँ पर अच्छी खासी बढ़त आते हुए देखी। खाने के तेल में लगातार बढ़त रही, मसालों में खरीदारी थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से इंपोर्ट्स बेहतर थे, इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे हमने काफी कमोडिटीज यहाँ पर चढ़ते हुए देखी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मौसम की वजह से भी यहाँ पर थोड़ा बहुत सपोर्ट रहा। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कहाँ पर ध्यान दे रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? I think Manisha, oilseed complex and particularly edible oil complex seems a little bullish because of जो supply constraints हैं उनकी वजह से। हमने देखा पिछले कुछ सेशंस में भी
we have gained a lot in that particular commodity space. So overall, जो अगर कोई बुलिश ट्रेंड पे काम करना चाहता है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रोजेक्शंस USDA के आ रहे हैं और फिक्स सॉल्यूशंस ने दिए हैं, मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड जो रहेगा मनीषा वो ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स, सोयाबीन, सोया ऑयल में अच्छा रह सकता है. आई थिंक देयर मींस CBOT सोयाबीन has touched an high after 2016. So means looks like that this particular counter would be a decent commodity counter to be looked into for the entire year. जी हाँ, सोयाबीन ने 4 साल के हाईज छुए हैं और जैसे नवीन आपने कहा कि फंडामेंटल्स बेहतर हैं और आगे भी बाजार को लगता है कि फ्रेंडली भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं. सुनील, आप किस काउंटर को देखेंगे और एग्रीकल्चर स्पेस में आपकी टॉप पिक अगले 1 साल के लिए कहाँ रहेगी? मुझे लगता है कि ज्यादातर एग्री कमोडिटीज ने अच्छा परफॉर्म किया है एक्सेप्ट फॉर गुआर सीड और गुआर गम. ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के प्राइसेस प्रेशर में हैं, तो उसके चलते गुआर गम का जो डिमांड है, जो एक्सपोर्ट डिमांड है, वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड है. तो मुझे लगता है अगर हम दूसरे कमोडिटी से कंपेयर करें तो उन्होंने एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर हम देखते हैं तो RM सीड ने तकरीबन 42% रिटर्न दिया है, सोया ऑयल ने 30% रिटर्न दिया है, चने ने भी तकरीबन 20% रिटर्न दिया है अगर हम दीपावली से दीपावली तक का कंपेयर करते हैं. वेराज गुआर सीड और गुआर गम का जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड है. विद द वैक्सीन ऑन द कार्ड्स और मुझे लगता है स्टिमुलस पैकेजेस वगैरह ग्लोबल लेवल पे आ रहे हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो रही है, मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड गुआर गम का बढ़ सकता है. तो ये काउंटर है जो कि इस साल मेरा फोकस में रहेगा. तो मुझे लगता है कि गुआर सीड तकरीबन 4500 के रेंज तक छू सकता है और गुआर गम भी फिर से मुझे लगता है कि 7500 का रेंज छू सकता है एग्री फ्रंट पे. बाकी सभी कमोडिटीज में बढ़त देखने को मिली है और गुआर थोड़ा सा लगाड़ रहा है, तो यहाँ पर बढ़त के चांसेस सुनील को नजर आते हैं. लेकिन कुणाल, आपका टॉप पिक एग्रीकल्चर में कहाँ रहेगा? जी, आई थिंक सब कमोडिटी, मुझे ये सब कमोडिटी जो डिस्कस हुई उसको छोड़ के चना बहुत अच्छा लग रहा है फंडामेंटली. ये साल सोइंग अच्छी हो रही है पर मुझे लग रहा है यील्ड ये साल भी कम आएगी. सो आप ये जो 5100-200 का जो चना है उसको आप बाय करते हैं तो आपको 6000 रुपये तक के लेवल चने में देखने मिल सकते हैं. चने में यहाँ पर बढ़त की उम्मीद है, आगे और भी तेजी की यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस हैं और त्योहारी मांग के चलते हमने यहाँ पर सपोर्ट भी बनते हुए देखा है. किशोर, आप एग्रीकल्चर कमोडिटीज को कैसे देखते हैं और यहाँ पर आपको क्या लगता है अगली दिवाली तक क्या आउट परफॉर्म कर सकता है? मनीषा, बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली अगले दिवाली तक एग्रीकल्चर के बारे में बात करना, बट आई थिंक मैं कॉटन में काफी बुलिश हूँ, खास करके शॉर्ट टर्म, मतलब आपको 2 से 3 महीने के लिए. एंड एडिबल ऑयल्स में अगेन थोड़ा और स्टीम बचा हुआ है. एंड आई थिंक मे बी मतलब बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं है, बट आई थिंक देन चना में भी जैसा कुणाल ने बोला, चना में थोड़ा सा रैली है, बट आई थिंक मैसिव जैसा वो आप बोलते हैं कि एक साल में आपको 25-30% का रैली है, वो मुझे नहीं दिख रहा है. तो 4 कमोडिटीज यहाँ पर चारों एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल के आई हैं, गुआर, कॉटन, चना और एडिबल ऑयल सेक्टर, जहां पर आपको बढ़त की उम्मीद आगे जाकर भी है. लेकिन एक कमोडिटी जिसकी हमने बात नहीं करी वो है कच्चा तेल. और अगर कोई कमोडिटी इस साल में सबसे ज्यादा वॉलेटाइल थी तो वो क्रूड ऑयल था. नेगेटिव से लेकर प्लस $40 तक यहाँ पर कारोबार होता हुआ नजर आया है और ये सेक्टर अभी भी सबसे स्लो रिकवरी के मोड में है. किशोर, कैसे देखते हैं और अब आगे जाकर कच्चे तेल के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस? यहाँ पे डिस्पाइट वैक्सीन और शायद अगर ट्रैवल रिवाइवल भी होता है तो भी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ तेजी होगा. इवन अगर आप करंट लेवल्स में अगर देखें, ओपेक और रशिया करीब करीब 8 मिलियन बैरल का जो एक्सपेंशन या मतलब सरप्लस कैपेसिटी पे बैठा हुआ है. मतलब आज अगर बोले तो 8 मिलियन बैरल आपको सिस्टम में ला सकते हैं. सेकंड, इरानियन ऑयल सिस्टम में आ सकता है. देन जो बाइडेन आने के बावजूद भी वहां पे थोड़ा सा रेगुलेटरी शेल ऑयल के लिए रेगुलेशन टाइट हो जाएगा, उसके बाद ड्रिलिंग थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बावजूद भी वी आर सिटिंग ऑन एनफ सप्लाई. तो मुझे नहीं लगता है कि क्रूड $50 के ऊपर जा पाएगा अगले 1 साल 1.5 साल में भी. तो आई थिंक दैट इज द लेवल. 45 के आसपास जो ब्रेंड चल रहा है, 46-47 आता है तो इसमें बिकॉली करके चलना चाहिए. सो मंदी का ही ट्रेड होना चाहिए क्रूड में, हर रेज में इसमें बिकॉली करना चाहिए.
सोने चांदी में खरीदारी, मेटल्स में भी बाइंग की उम्मीद और एग्रीकल्चर कमोडिटीज में हमने आपको कमोडिटीज बताई ही हैं जहां पर आपको अगले एक साल के लिए बेहतर रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कच्चे तेल में खरीदारी की राय फिलहाल नहीं है। ये टॉप ऑफ द गेम एक्सपर्ट्स हैं भारतीय बाजार के, जिन्होंने आपको बताया है कि अगले एक साल के लिए दिवाली तक आपको कहां पर कमोडिटीज में निवेश करना चाहिए। कुणाल, नवीन, सुनील और किशोर, बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। आप सभी को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए CNBC आवाज।